बट है ना सर, ये कि एस्पिरेंट्स को गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को अपनी किस्मत से बहुत लड़ना पड़ता है। आपको हर कदम कदम पे चैलेंजेस मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी मेरा क्लियर हो गया था। टाइपिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना था और उसी दिन मेरा राजस्थान एलडीसी का जो एग्जाम है उसका टाइपिंग टेस्ट था, आई गेस। यस सर, टाइपिंग टेस्ट था उसका। स्कोर तो सर मेरा अभी जैसे 667 हो रहा है आउट ऑफ 700। तो लेट्स होप कि जो मैंने फर्स्ट डिपार्टमेंट भरा है मुझे मिल ये जाए। तो काफी बढ़िया स्कोर है ओशिन। वी आर प्रिटी श्योर कि हम लोग। चलिए आज हम लोग मिलते हैं ओशिन जी से। और इन्होंने CHSL 18 में 299 रैंक स्कोर किया है, जो कि काफी बढ़िया है। तो चलिए हम मिलते हैं ओशिन जी से। तो ओशिन जी, आप अपने यस बारे में बताइए और आप कैसा फील कर रही हैं 299 AIR 299 स्कोर करके। हेलो सर, मेरा नाम ओशन गांधी है। मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के सागवाड़ा होम टाउन से बिलोंग करती हूँ। सर अच्छा तो बहुत ज्यादा लग रहा है। रैंक, वैसे तो मार्क्स आए थे तब पता चल गया था कि रैंक थोड़ी अच्छी बनने वाली है, लेकिन जब देखी तब बिलीव हो गया कि हाँ, रैंक अच्छी आई है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी। तो आपको कौन सा पोस्ट अलॉट किया गया है ओशिन? सर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन L36। ओके ओके ओशिन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये डिपार्टमेंट क्यों चूज किया? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण? यस सर, डेफिनेटली। सर जब आप पोस्ट चूज करते हैं तो यू डोंट हैव एनी ड्रीम जॉब। लाइक ओके, ड्रीम जॉब देयर कैन बी, बट स्टिल आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। लाइक आपको लोकेशन क्या चाहिए, अगर आपको वो लोकेशन चाहिए तो वहां पर वैकेंसीज उतनी अवेलेबल है या नहीं है। देन वो जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो मैंने इन सारी चीजों के बारे में जब पता किया तो यही जो डिपार्टमेंट था वो मेरे सारे कैटेगरीज, मतलब मुझे जो फैक्टर्स चाहिए उसके अंदर फॉल कर रहा था। तो मैंने देखा कि अहमदाबाद में इसकी वैकेंसीज हैं, जनरल की 4 वैकेंसीज हैं। देन इसमें प्रमोशन अच्छे हैं सर, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में। तो मैंने इसीलिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। आपको होम सिटी के करीब चाहिए था, इसलिए आपने ये वैकेंसी चूज किया और प्रमोशन एस्पेक्ट को देखते हुए। ओके तो यस सर, यस। मैं आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, और इससे पहले आपने कोई एग्जाम क्रैक किया है? तो उसके बारे में बताइए। सर CHSL में टेक्निकली देखा जाए तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बिकॉज CHSL 17 मैंने दिया था, प्री मेरा क्लियर हो गया था। बट डिस्क्रिप्टिव भी मेरा क्लियर हो गया था। टाइपिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना था और उसी दिन मेरा राजस्थान एलडीसी का जो एग्जाम है उसका टाइपिंग टेस्ट था, आई गेस। यस, टाइपिंग टेस्ट था उसका। तो आई प्रिफर्ड राजस्थान एलडीसी ओवर CHSL। ओके तो यस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने स्कूल के बारे में बताइए या कॉलेज जहाँ से आपने पढ़ाई की, और आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपने 12th में क्या लिया था, आपने ग्रेजुएशन क्या चीज़ से किया था, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर 10th पास करने के बाद मैंने मैथ साइंस ऑप्ट किया था। 11th 12th मैंने मैथ साइंस ही की थी, यहीं पर मेरी लोकल स्कूल से, स्प्रिंगडेल से। वहां पर 12th पास आउट होने के बाद मैंने बीटेक चूज किया था सर। मेरा फील्ड ईसी था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो मैंने उदयपुर के पैसिफिक कॉलेज से किया था। देन वो पास करने, मेरा माइंडसेट था सर आफ्टर इवन 10th कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। then I explored the options कि मेरे पास क्या क्या options हैं। I got to know about everything like UPSC, SSC, banks and railways। और मुझे हमेशा से ऐसा था कि कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट चाहिए, तो SSC उनमें मुझे बेस्ट लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको शुरू यस से सर। और हाँ बोलिए। मेरा मेन तो सर CGL का एग्जाम है, और CGL 19 में होपफुली सब अच्छा हो गया तो उसमें मुझे चांसेस हैं अच्छी पोस्ट मिलने के। ओके, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका यस। CGL भी अच्छा गया।
वी विश के थैंक यू सर। ये आपका अच्छा पोस्ट मिले CGL 19th में। ओके, और हम लोग फिर से एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड करें आपके साथ। वी विश यू जी सर, ऐसा हो, बिल्कुल हम लोग सर। CGL का भी आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। ओके, तो जी सर, इट विल बी प्लेजर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो आपने जो स्टडी मटेरियल्स फॉलो किया था उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं। तो आपको भी इसमें शुरू में दिक्कत हुआ होगा प्रोबेबली। तो इसके बारे में आप बताइए कि कहाँ से लोगों को करना चाहिए, आपने क्या फॉलो किया उसके बारे में कुछ। सर पूरा ही अगर एसएससी के एग्जाम्स के बारे में देखा जाए सर, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो मैं कैंडिडेट से ये बोलना चाहूंगी कि चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, एक बार वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे देखे, उसके बाद कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करें। मैथ्स की अगर बात करूं तो उन्हें सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, एक बार अगर उन्होंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो उन्हें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। उसके लिए काफी बुक्स अवेलेबल है, या तो आप किरण पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप राकेश यादव के प्रीवियस ईयर्स यूज कर सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। रीजनिंग में भी सर सेम है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो एक बार प्रीवियस ईयर से करो, फिर आप मॉक के करो क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई नए प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं तो वो। इंग्लिश में ऐसा है कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको एक बार न्यूज़पेपर पे रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। और वॉकेब का ऐसा, एक बार प्रीवियस ईयर्स अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली है तब आप नई वॉकेब की तरफ जाए। जीके में सर, जीके अथाह सागर है, मतलब आप जितना भी पढ़ोगे उतना कम है जीके में। तो बेटर है पहले उन तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए, देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जीएस पे फोकस करें। और प्रीवियस ईयर्स आर द मोस्ट क्वेश्चन। तो कितना स्कोर करने अगर आने लगे, जैसे इंग्लिश में और मैथ्स में और रीजनिंग में कितना स्कोर आने लगे, उसके बाद स्टूडेंट्स को जीके की ओर बढ़ना चाहिए? 45 प्लस सर, तीनों में अगर आपके 45 प्लस आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि ठीक है, अब तीनों तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हो गए हैं, देन यू शुड मूव टू जीके। तो ये काफी बढ़िया पॉइंट आपने बताया है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, नए क्वेश्चंस के मुकाबले प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा, तो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि स्टूडेंट्स को जीके तभी करना चाहिए जब उनका 45-40 से अबव आए, क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीके की ओर बढ़ जाते हैं, उनका इधर इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ्स में मार्क्स आ नहीं रहा होता है, तो वो उधर चले जाते हैं इवन जो आई कि एक वाज वन सागर ऑफ है। देम। ओके ओके ओके। मैंने जीके को बहुत टाइम दिया था सर, मैंने 16 से सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू की थी, बट वो थोड़ा रीजंस कुछ थे, तब तबीयत बिगड़ जाती थी सर हमेशा एग्जाम से पहले, तो 16, 17, 18 में इस वजह से मैं रह गई थी। तो मैं यही करती थी, 16 में भी मैंने खूब जीके पढ़ा था, वो अननेसेसरी था, मतलब जो बिल्कुल वेस्ट था वो सब पढ़ना, तो यस सर। तो यहाँ पे आपने एक अपना गलती बताया कि क्या नहीं करना है 299 AIR 299 स्कोर करने के लिए, कि जीके आप बाद में यस करो, सर। वरना फिर आपको टाइम लग जाएगा क्वालिफाई करने में। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स यस ऐसे सर। करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो जीके करने में चले जाते हैं और वो अपना टाइम जो है जितने कम समय में निकाल सकते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो ये बात यस ध्यान सर। रखना चाहिए एस्पिरेंट्स को। आई एम नॉट सेइंग कि जीके को पूरा आप अवॉइड करके चलो, वो आप बाद जीके में करना पढ़ो, चाहिए। बट या वो बाद में करना चाहिए। एक बार जब आप तीनों स्ट्रांग हो जाते हो, और अननेसेसरी आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है जीके के लिए, आप एक बुक कोई सी भी उठा लो। मैंने सर मंजूषा पढ़ी थी, शायद ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानते नहीं है एसएससी के, बट ल्यूसेंट में फैक्ट्स बहुत ज्यादा है जो आपको याद करने में टाइम लग जाता है, उसमें लेकिन फैक्ट्स मंजूषा ऑफ, एक बुक है जिसमें पैराग्राफ। हाँ, आप बताइए जी बताइए। सर। नहीं, उसमें मैं बता रहा था कि लूसेंट में वो पॉइंट्स ही हैं और उन्हें आपको रटना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो मंजूषा के कोई बारे में आप बता ऑप्शन रहे नहीं है जो याद नहीं है। यस सर, तो वो मंजूषा, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द पब्लिकेशन, बट मंजूषा नाम से बुक आती है जीके के लिए, वो काफी सही लगती है सर मुझे। मैंने उसको काफी बार पढ़ा, तो मुझे ल्यूसेंट के कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छी लगी। तो
लेकिन इसका वॉल्यूम फिर ज्यादा होता होगा ना, अगर ये पैरा में है तो ये थोड़ा हाँ, मोटा हो वो जाता मोटी होगा। बहुत होती है। हाँ डेफिनेटली सर, बट उसको आप एक बार पढ़ के समझ सकते हो चीजें। ल्यूसेंट में आपको जल्दी से समझ में नहीं आती है ये चीजें। बात है, आपको 3-4 बार लूसेंट पढ़ना पड़ जाएगा तो ही आपके दिमाग में वो रहेगा। तो हाँ, तो मैं यस। आप व्यूअर्स के लिए लिंक जो मंजूषा का है, जो बुक ओशिन जी ने पढ़ा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से लेकर पढ़ सकते हैं अगर आपको लूसेंट का अल्टरनेटिव चाहिए तो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने स्टडी जो किया था सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जैसे मैथ्स में आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, आपने रीजनिंग में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा उसे इलेबोरेट करिए। ऐसे तो आपने बताया कि कितना स्कोर करने के बाद आपको जीके की तरफ जाना चाहिए, आप उसे थोड़ा सा और एक्सपैंड करिए और अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहेंगे अगर आप कुछ तो। सर मैथ्स में ऐसा है, अगर आपने एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए देन आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड रहती है। प्रैक्टिस के लिए आप टाइम लगा लीजिए। लाइक आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट्स में, 70 मिनट्स में, एज पर योर कन्वीनियंस। मैथ्स में एक बार अगर आप टाइम लगा के स्टार्ट कर देंगे देन आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं देन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और स्लोली स्लोली जब आप सब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 40 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मैथ्स में ये स्ट्रेटेजी रहती है, एक बार जो कंसेप्ट सीखे और उसी कंसेप्ट पे अडिग रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक कंसेप्ट सीखा, दूसरे फ्रेंड ने बताया कि चल ये शॉर्टकट से हो जाएगा तो आप उसको फॉलो करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना एक कंसेप्ट बना रखा है तो आप उसी कंसेप्ट से थ्रू आउट द प्रिपरेशन वही कंसेप्ट रखिए टिल द एग्जामिनेशन। अब ऐसा मैथ्स में स्टूडेंट्स ये हो करते गया। हैं, ऐसा स्टूडेंट्स करते यस हैं सर कि वो डेफिनेट, स्विच करते हैं बुक्स। मैं खुद भी करती थी। ओके, तो आपने, मैं खुद हाँ, भी ये करती थी सर। आपने ये बहुत बड़ा बढ़िया बात बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती आपने जो किया था वो आप लोग ना करें, और जो बुक आपने खरीदा है उसी बुक पे रहें, उसी को बार बार बनाएं, ठीक है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बस। बुक लें और यस उसे सर। बार बार बनाएं, यस। रादर देन स्विचिंग बुक्स। तो हाँ, आप दूसरी सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी बता रही थी। इंग्लिश में सर मैं ये करती थी, इंग्लिश एक्चुअली मुझे पर्सनली हमेशा से लैंग्वेज पसंद रहा है। तो वो बात अलग है, बट स्टिल मैं यही बोलना चाहूंगी सर, इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले आप ये पढ़ के देखिए इंग्लिश को कि आपकी समझ कहाँ तक है। अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है तब तो आपको ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको वॉकेब भी पढ़नी पड़ेगी, टेंस भी समझना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी भी ग्रामर स्ट्रांग है देन आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है सर। जैसे हिंदी है तो हिंदी में हम जानते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है क्योंकि हमने बचपन से हिंदी बोली है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, हमें एग्जाम पर्पज से पढ़ना है, हमें इंग्लिश में कोई मास्टरी तो करनी है नहीं। तो हमें सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए फर्स्टली, कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। देन एलिमिनेशन करते हुए आप रिमूव करते जाइए, लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश के लिए आपको यही अप्रोच रखनी चाहिए कि आप। ये आपने बहुत बढ़िया बताया यस कि सर। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना चाहिए एग्जाम्स को, और क्वेश्चंस को स्मार्टली अप्रोच करना चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जितना आप हो सके आप रीडिंग करिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए ही करिए इंग्लिश वाला। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वाकिब में ऐसा ही है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया है, लाइक प्रीवियस ईयर्स पे जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो आपको आ गए हैं, तब आप आगे वाकिब पे फोकस करिए। अगर आपने अभी से नए नए वाकिब पढ़ना शुरू कर लिया तो आप प्रीवियस ईयर नहीं कर पाएंगे। तो वो बेटर ऑप्शन है। और उसमें और कुछ वहां पर फिक्स्ड रूल्स होते हैं, लाइक एक्सेप्शंस हो जाते हैं कुछ रूल्स में, वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये उसमें लेके चलना है। रीजनिंग के लिए आपको सेम मैथ्स का यूज करना है कि मैथ्स में जैसे आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं देन प्रैक्टिस, रीजनिंग में भी आपको यही करना है। एक बार आप अपने जो भी 12-13 टॉपिक्स है रीजनिंग के, उसके कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और बचा जीके, तो जीके में जितना पढ़ो उतना कम है मेरे हिसाब से। एक बार अगर आपने कोई बुक को फॉलो किया है तो एक बार उस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए,
देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी उसमें जरूरी है। ओके। मैं व्यूअर्स के लिए वोकैब की एक बुक आती है, ब्लैक बुक ऑफ वोकैब ऐसा करके एक यस बुक सर। होता है, हाँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे वोकैब के रहते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि वो अपना वोकैब वहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों को अगर यस वोकैब करना है तो उस बुक से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टियर 1 था CHSL में, उसमें आपने टोटल कितना स्कोर किया था उसके बारे में आप बताइए। प्री में तो मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर था वो 168 था, और रॉ स्कोर आई गेस 153 के अराउंड था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 168। तो अभी आप कहाँ पे, वो राजस्थान जो LDC आपने क्वालिफाई किया था, आप उसमें अभी कहाँ पे कार्यरत हैं? सर मैं अभी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में डूंगरपुर में ही, मैं अभी कोर्ट में मेरी जॉब लगी थी सर। एक्चुअली जो मेरा डिपार्टमेंट है MSCT कोर्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उसमें अभी LDC की पोस्ट पे हूँ सर। तो उसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? सर जॉब प्रोफाइल सर यही है, वहां पर जो भी केसेस वगैरह आते हैं तो उसकी डेट ऑफ हियरिंग होती है, वो हम लोग देते हैं। देन जो भी रिटर्न वर्क होता है, कुछ फाइल्स के जो भी नेम्स वगैरह होते हैं उसमें, जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, प्लेंटिव्स, डिफेंडेंट, इन सबको मुझे रजिस्टर में नोट करना होता है। एट द सेम टाइम मुझे ऑनलाइन भी अपलोड करना होता है। पेड कोर्सेज और कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि स्टूडेंट्स को वो करना चाहिए कोचिंग, आपने कैसे किया था उसे, उसके बारे में बताइए। सर मैंने तो 2016 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल ही नहीं थे। आपको जयपुर, दिल्ली, अच्छी जगह जाके आपको कोचिंग ही लेनी होती थी। तो मैंने सबसे पहले पैरामाउंट में कोचिंग ली थी सर। और इनके बारे में ओपिनियन मेरा ये कि आप खुद से डेफिनेटली सारी चीजें कर सकते हो, बट वो चीजें आपको डिस्टिंक्ट करने में कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी नहीं, टाइम लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एक बार एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करवा रहा है। अगर जब मैंने पैरामाउंट ज्वाइन किया था तो आई गेस मुझे सिर्फ रीजनिंग में उनकी हेल्प मिली थी सर। अदरवाइज सारी चीजें मैंने खुद से फिर कोशिश करी। मैंने कुछ कुछ और, एक्चुअली मेरी मैथ्स वीक थी, तो मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, दूसरे टीचर की क्लासेस ली। तो सिर्फ एक रीजनिंग में, और आज के जमाने में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास इतने अवेलेबल हैं, आपको रीजनिंग की आई गेस फ्री क्लासेस बहुत मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। देन बट स्टिल सर आई थिंक एक बार कोचिंग ले लेनी चाहिए, दैट्स बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशिन, व्हाट वाज द अप्रोच इन टेस्ट सीरीज? तो आप टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहना चाहती हैं, और टेस्ट सीरीज में आपका क्या अप्रोच रहा था? सर टेस्ट सीरीज का ऐसा है सर, अगर आपके पास 2 या 3 महीने बचे हैं एग्जाम में और आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट भी हो गया है, तो एटलीस्ट एग्जाम से 2 महीने पहले आपको ऑल्टरनेट डेज में एक एक टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट, मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट से ही आप कितने पानी में हो आपको पता चल जाता है। हाँ, तो मॉक टेस्ट में मेरा जो टेस्ट देते टाइम जो अप्रोच रहती थी, मैं सर सबसे पहले करती थी रीजनिंग। रीजनिंग को मैं टारगेट रखती थी, मेरी 10 से 12 मिनट में रीजनिंग हो जानी चाहिए। देन मैं करती थी इंग्लिश। इंग्लिश को मैं सर 6-7 मिनट में कर लेती थी। देन मैं करती थी मैथ्स, सॉरी, हाँ, मैथ्स करती थी। मैथ्स में सर मेरा हमेशा से वीक रहता था, तो मैं उसको 25 to 30 मिनट्स का टारगेट रखती थी कि मुझे इतना टाइम चाहिएगा मैथ्स में। देन लास्ट में मैं करती थी GS, जो मेरी 5-6 मिनट्स में हो जाती थी। ये लास्ट में करती थी आप, पहले जो आप जिसमें अटक सकती हैं वो आप पहले ही निपटा देती थी उसे सफिशिएंट टाइम देकर। ओके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली मेरा भी रहा है कि मैथ्स में जैसे वीक स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका कम स्कोर आ रहा है, तो वो अपना मैथ्स कैसे टैकल कर सकते हैं, वो कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं मैथ्स में? मैथ्स में सर सबसे पहले अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, किस में अटक रहे हैं,
और कौन से आपको बिल्कुल आते ही नहीं है। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं सर। पहला तो ये जो आप देखोगे आपसे एक बार में ही हो जाएगा। दूसरा ऐसा जो आपने देख रखा है लेकिन आपको पता है कि आप उसमें अटकोगे। तीसरा ऐसा होता है जिसमें आपको आता ही नहीं है कुछ भी। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपको उसको लास्ट राउंड के लिए रखना है कि उसको आपको देखना ही नहीं है उसकी तरफ, और वो एग्जाम में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज है सर वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से आएगी आपके अंदर। अगर आपको मैथ्स में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है तो आप मैथ्स में फिर जो 25 क्वेश्चंस है उनके लिए 20 मिनट्स रखिए कि उनको आपको 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने, और टाइम लगा के आप उसको करिए। अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइमर लगाती थी और उसमें वो अटेम्प्ट करती थी क्वेश्चंस। तो आप टेस्ट सीरीज में ये भी अप्रोच रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हाँ, एक क्वेश्चन। सेक्शनल टेस्ट दे दिया जाए। कैलकुलेशन पे आप फोकस कर सकते हैं सबसे ज्यादा। आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे नोट करके रखिए। और जब भी आप टेस्ट देते हैं तो एक बार उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए कि मुझे ये फिर से गलती रिपीट नहीं करनी है। तो आपका कितना आपने कितने से स्टार्ट किया था मैथ्स में? जो 50 मार्क्स का मैथ्स होता है उसमें आपका इनिशियली कितना मार्क्स आता था? सर 25 to 30, इनफैक्ट 20 to 25 सर, यस 20 to 25 आता था। देन और उसके स्लोली बाद स्लोली वो बढ़ के फिर 45 प्लस चला जाता था सर फिर। ये काफी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। आपने 20 से 25 का जो स्कोर था उसे आपने बढ़ाकर डबल कर दिया और आप 45 प्लस आपने स्कोर किया है। तो ये काफी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है, और ये हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने टीयर 2 का प्रिपरेशन कैसे किया था? इसके लिए आपने क्या किया था? सर टीयर 2 में भी यही रहता है कि आपको सही डायरेक्शन चाहिए। लाइक आप लिखने को वहां पर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपके पास फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं। 250 वर्ड्स में आपको जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वांटिटी लिखनी होती है चीजें, और क्वालिटी डेफिनेटली वहां पर देखी जाती है। मैंने ज्वाइन करा रखा था वो सीरीज, तो उसमें हम लोग ऐसे और एप्लीकेशन लिख के भेजते थे, लेटर वगैरह, और वो असेसमेंट करके हमें दूसरे दिन विथ मार्क्स विथ प्रॉपर एनालिसिस रिव्यूज वो हमें भेजते थे। तो उससे काफी हेल्प मिली थी। तो आप उनसे फिर बात भी कर पाती थी कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन को, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब भी आपको वो गाइड करते थे? हमें और फिर 11 से 12 लाइव टेस्ट वो करवाते थे। वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते कि अब स्टार्ट होने वाला है टेस्ट। हम अपना टाइमर लगा के और पेपर पे लिखना स्टार्ट कर देते थे। देन कैम स्कैनर से स्कैन वगैरह करके उन्हें भेज देते थे, और फिर वो इवेल्युएशन करके हमें पूरा बता देते थे। जहां पर मार्क्स डिडक्ट होता था वो उस चीज को भी लिख देते थे। हमने जो चीज अच्छी लिखी उसके लिए वो प्लस बोनस मार्क्स भी देते थे, और 45 में से वो मार्क्स देते थे सर। ओके ओके, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आपका टाइपिंग कैसा गया था और आपने टाइपिंग की प्रिपरेशन कैसे की थी? टाइपिंग के लिए सर मैंने जैसे, टाइपिंग में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स की नीड होती है। तो अब एक ही कैंडिडेट बहुत सारे कीबोर्ड्स तो नहीं लाके रख सकता, इसीलिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। वहां पर अलग अलग तरीके के कीबोर्ड्स अवेलेबल होते थे, और वहां पर वो जो सर थे उन्होंने हमें टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी 2-3 तरह के अवेलेबल करवा दिए थे। वैसे तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर बेस्ट रहता है सर, उस पर आप प्रैक्टिस करिए जितने अच्छे से हो सके। टाइपिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था और वहां से आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी। और ये क्वेश्चन है, आप इसके बाद और क्या फ्यूचर के लिए आपके प्लान्स हैं? आप और कौन से एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रही हैं? सर अभी तो कोई फ्यूचर प्लान्स ऐसे सोचा नहीं है। यूपीएससी के लिए कभी दिमाग में आता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे डिसाइड नहीं किया कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएससी में इतना टाइम ले लिया तो यूपीएससी के लिए हिम्मत नहीं होती। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। फिलहाल कुछ। और आप बता रही थी आपने सीजीएल में आपने 2019 में अच्छा स्कोर किया है। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? ओके, सीजीएल 19 की भी सर प्रिपरेशन, तो सीजीएल के लिए तो मैं 16 से प्रिपरेशन कर रही थी सर। तो
बट है ना सर, ये कि एस्पिरेंट्स को गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को अपनी किस्मत से बहुत लड़ना पड़ता है। आपको हर कदम कदम पे चैलेंजेस मिलते रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी अपनी किस्मत से बहुत लड़ाई करनी पड़ी है, तब जाके सीजीएल 19 में फाइनली इतना अच्छा स्कोर बन पाया है। तो सीजीएल में भी सर सेम स्ट्रेटेजी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, आपको चारों ही सब्जेक्ट्स प्री के लिए देनी होती हैं। तो जो मैंने पहले बताया मैथ्स, इंग्लिश, उसको वैसे ही फॉलो करना है। हाँ, मेंस के लिए उसमें आपको इंग्लिश और मैथ्स पे बहुत फोकस करना होता है। तो मैथ्स आपने अगर एक बार प्री में अच्छे से पढ़ ली है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिर टेस्ट पे ही फोकस करना है। मेंस के बाद आप जितने मार्क्स दे सको वो बहुत ही अच्छा होगा। और इंग्लिश में आप अपनी रीडिंग स्किल्स जितनी बेहतर बनाओगे, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी सर। और थर्ड पेपर के लिए सेम वही, डिस्क्रिप्टिव के लिए जो सर ने, मैंने जो प्लान ज्वाइन किया था वो। और टीयर 4 के लिए भी उसमें आप खुद से कर सकते हो, उसमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है उसके लिए, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के लिए। तो आप उससे पढ़ के उसको निकाल सकते हो। और स्कोर तो सर मेरा अभी जैसे 667 हो रहा है आउट ऑफ 700। तो लेट्स होप कि जो मैंने फर्स्ट डिपार्टमेंट भरा है मुझे मिल ये जाए। तो काफी बढ़िया स्कोर है ओशिन। वी आर प्रिटी श्योर कि हम लोग दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके साथ। वी आर प्रिटी श्योर। और थैंक यू सर। ओके ओके, तो आपने आपने जब एग्जाम आपका डिले हो रहा था, जैसे कोविड आ गया, ठीक है, आपने 2 साल का देखा ये है कि एग्जाम्स नहीं हो रही हैं तो बहुत डिलेड हैं, डेट का कुछ अता पता नहीं है, तो आपने इसको कैसे टैकल किया? सर पीरियड वो वाला तो बहुत ही ज्यादा टफ था हमारे लिए, दिमाग में कुछ चलता ही नहीं था, किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। तो एक तो सर पेरेंट्स थे मेरे, मम्मी पापा, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे उस ड्यूरेशन में। वो लोग यही समझाते थे कि तू बस तेरा काम कर, तेरा काम है पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी चीज तेरे हाथ में नहीं है। तो वो लोग यही बात बोल बोल के मोटिवेट करते रहते थे। प्लस सर फ्रेंड्स मेरे, वो काफी, हम लोगों का ग्रुप था सर 6-7 जनों का। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते। और अगर इतना टाइम भी प्रिपरेशन में मेरा खींचा तो वो फ्रेंड्स और पेरेंट्स की वजह से ही मैं यहाँ तक सरवाइव कर पाई हूँ सर। अदरवाइज अगर आपने कुछ सपना देखा है और वो डीले पे डीले होता जा रहा है तो बहुत टफ होता है अपने आप को कंट्रोल करके रखना और वो सारी चीजें। लेकिन पेरेंट्स और फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं कि टच वुड यहाँ तक आज आई हूँ सर। तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर है एसएससी सीजीएल में। और थैंक यू सर। आपने एलडीसी में ज्वाइन कर लिया और आप काम कर रही थी, और उसके बाद आपने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा यस आप। सर। हाँ, यस सर, दैट आई कैन से कि मैंने राजस्थान एलडीसी ज्वाइन कर लिया, देन मैंने सर छुट्टियां ले ली थी। और वो थोड़ा टफ टाइम था कि इधर मैंने छुट्टियां भी ली हैं और मुझे अब पढ़ाई पे भी फोकस करना है। तो बट मुझे पता था सर मेरा एम क्या है, सीजीएल ही हमेशा से मेरा एम रहा है, तो मैं सब कुछ भूल के सिर्फ उसी पे फोकस कर रही थी। और दूसरा बात है कि इंडिया में जहाँ पे लड़कियों का जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो यूजुअली शादी के बारे में सोचा जाता है और फैमिली से प्रेशर बनता है। और आपने ये सब के बावजूद काफ़ी बढ़िया आपने स्कोर किया है। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए भी जो लोग Thank you. काम कर रहे हैं और उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दूसरा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि वो भी काफ़ी बढ़िया स्कोर कर सकती हैं। स्कोर Yes sir, 20 से definitely. स्कोर 45 प्लस मैथ्स में, जो आपका वीक सब्जेक्ट रहा है, जो भी जिसके लिए भी वीक सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा फ्यूचर के लिए कि आप अगर Thank you. यूपीएससी के लिए Thank you. जाना चाहती हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। और ऐसा हो कि हम यूपीएससी के लिए भी आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, आप लबासना से हमें इंटरव्यू दें, ठीक है। तो Sure sir. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, और जी थैंक यू सर, जी सर। थैंक यू ओशिन, आपसे बात करके हमें बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू।